सब बहस से कोई फायदा नहीं होता। धम विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ ही समय बाद मैंने लंदन में एक रात एक बहुमूल्य सबक सीखा। मैं उस वक्त सर रॉस स्मिथ का मैनेजर था। युद्ध के दौरान सर रॉस फिलिस्तीन में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। युद्ध के बाद सर रॉस ने आधी दुनिया का हवाई चक्कर लगाकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह का कारनामा इससे पहले कभी नहीं किया गया था। इस अभूतपूर्व प्रयास ने जबरदस्त सनसनी फैला दी। इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें नाइट की पदवी दी और कुछ समय तक वे ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति रहे। एक रात मैं सर रॉस के सम्मान में दिए गए भोज में शामिल हुआ और दिन के दौरान मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने एक मजाकिया कहानी सुनाई जो एक कोटेशन पर आधारित थी। कोई दैवी शक्ति हमारे भाग्य को नियंत्रित करती है, चाहे हम कितनी ही कोशिश करें। कहानी सुनाने वाले ने जिक्र किया कि यह बाइबल का कोटेशन है। मैं जानता था कि यह गलत था। मैं अच्छी तरह जानता था। इस बारे में मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं था और इसलिए महत्वपूर्ण बनने की लालसा के कारण और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए मैंने अपने आप को सुधारक समिति का अध्यक्ष बना लिया। बहरहाल वह अपनी बात पर अड़ा रहा। क्या शेक्सपियर का कोटेशन असंभव, बकवास। ये कोटेशन तो बाइबल का ही है और उसे पूरा विश्वास था कि यह सच है। दोस्त फ्रेड गैमंड मेरी बाईं तरफ बैठे थे। गैमंड ने वर्षों तक कहानी सुनाने वाला मेरी दाईं तरफ बैठा था और मेरे शेक्सपियर का अध्ययन किया है। इसलिए हमने उन्हीं से इस विवाद का निपटारा करवाने का फैसला किया। गैमंड ने हमारी पूरी बात सुनी और टेबल के नीचे से मुझे पैर मारते हुए कहा, देव तुम गलत हो, ये सच जन सही है। ये कोटेशन बाइबल का ही है। उस रात को घर लौटते समय मैंने रास्ते में गैमंड से फ्रंट, तुम जानते थे ना कि वह कोटेशन शेक्सपियर का है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसने जवाब दिया। हैमलेट नाटक के 5वें अंक के दूसरे सीन में ये कोटेशन आता है। पर मेरे प्यारे दोस्त देव, हम एक समारोह में अतिथि बनकर गए थे। किसी आदमी के सामने ये सिद्ध करने से क्या फायदा कि वह गलत है? क्या इससे वह तुम्हें पसंद करने लगेगा? क्यों न उसे उसकी इज्जत बचाने दी जाए? उसने तुम्हारी राय नहीं पूछी थी। उसे तुम्हारी राय की जरूरत भी नहीं थी। उसके साथ बहस क्यों करना? तीखी बहस से हमेशा बचना चाहिए। मुझे इसी तरह के सबक की सख्त जरूरत थी, क्योंकि वाद विवाद करना या बहस करना मेरा प्रिय शौक था। अपनी जवानी में मैं दुनिया की हर बात पर तर्क और वाद विवाद किया करता था। जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने तर्कशास्त्र और तर्क वितर्क का अध्ययन किया और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जोर शोर से हिस्सा लिया। मिसूरी के लोगों में यह आदत होती है और मैं तो वहां पैदा हुआ था। मैं चाहता था कि दुनिया मुझे देखे और देखती रह जाए। बाद में मैंने वाद विवाद और तर्क वितर्क करने के गुण न्यूयॉर्क में सिखाए और मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आती है कि एक बार तो मैंने इस विषय पर एक पुस्तक की योजना भी बनाई थी। तब से अब तक मैंने हजारों बहसों में भाग लिया है, उन्हें सुना है, देखा है और अपने तथा दूसरे लोगों लिखने पुराने कहा के जीवन में उनके परिणाम देखे हैं। और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ईश्वर की बनाई गई इस दुनिया में बहस से एक ही तरीके से फायदा हो सकता है और वही ये कि बहस जाए। बहस से उसी तरह से बचो जिस तरह से आप सांप या भूकंप से बचते हैं। 10 में से 9 बार तो बहस से कोई फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों ही पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वे सही थे। आप बहस में नहीं जीत सकते, इसलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब तो आपकी हार होती ही है, परंतु अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपकी हार होती है। क्यों? मान लीजिए आपने सामने वाले आदमी को गलत भी साबित कर दिया। अगर आपने ये भी साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसकी हर बात की धज्जियां उड़ा दी, तो भी क्या होगा? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, परंतु उसकी हालत क्या होगी? आपने उसे सबके सामने नीचा दिखाया है। आपने उसके गर्व को आहत किया है। वह आपकी जीत से चिढ़ जाएगा और अपनी इच्छा के बिना जो बात मानता है वह अब भी उसी विचार का होता है। सालों पहले मेरी क्लास में पैट्रिक जे ओहेयर नाम का स्टूडेंट था।
उसकी शिक्षा तो कम थी, पर उसे बहस करने में बहुत मजा आता था। एक बार वह शोफा का काम कर चुका था। वह मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वह ट्रक बेचने का काम करता था और उसके ट्रक बिक नहीं रहे थे। थोड़े सवालों से ही यह पता चल गया कि जिन लोगों को वह ट्रक बेचना चाहता था, उनसे बहस करके वह उन्हें अपना विरोधी बना लेता था। अगर कोई ग्राहक उसकी कंपनी के ट्रक में कोई खोट बताता था, तो पैट्रिक को जैसे लाल झंडी दिख जाती थी और वह ग्राहक का गला पकड़ लेता था। पैट ने इस तरह बहुत सी बहसें जीती, जैसा उसने बाद में मुझे बताया। अक्सर किसी के ऑफिस से यह कहता हुआ निकलता था, आज मैंने उसे सबक सिखा ही दिया। निश्चित रूप से मैंने उसे सबक सिखा दिया था, परंतु मैं उसे कुछ बेच नहीं पाया था। मेरी पहली समस्या यह नहीं थी कि पैट्रिक को बोलना सिखाया जाए। मेरी समस्या तो ये थी कि पैट्रिक को बोलने से और बहस करने से कैसे रोका जाए। पैट्रिक को हेयर कुछ समय बाद व्हाइट मोटर कंपनी के स्टार सेल्समैन बन गए। ये किस तरह हुआ, उन्हीं के शब्दों में सुनिए। अब अगर मैं किसी ग्राहक के ऑफिस में जाता हूं और वह कहता है, क्या व्हाइट कंपनी का ट्रक, उसमें कोई खास दम नहीं है। अगर कोई मुझे मुफ्त में भी वह ट्रक दे तो मैं न लूं। मैं तो हुज इट कंपनी का ट्रक खरीदने वाला हूं। इस पर मैं कहता हूं, हुज इट कंपनी के ट्रक बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप वह ट्रक खरीदेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। हुज इट कंपनी बहुत अच्छी है और उसके सेल्समैन भी बहुत बढ़िया हैं। ये सुनने के बाद ग्राहक अवाक रह जाता है। अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर वह कहता है कि हुज इट कंपनी के ट्रक सबसे अच्छे हैं और मैं यह मान लेता हूं, तो वह आगे बहस कर ही नहीं सकता। जब मैं उससे सहमत हो जाता हूं तो वह पूरी दोपहर यही नहीं दोहरा सकता कि हुज इट कंपनी के ट्रक सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर हम हुज इट के विषय से आगे बढ़ते हैं और मैं उसे व्हाइट ट्रक की खासियत के बारे में बताता हूं। पहले ऐसा होता था कि जब ग्राहक मेरी कंपनी की बुराई करता था तो मैं आग बबूला हो जाता था। मैं जोर शोर से हुज इट कंपनी के ट्रक की बुराइयां करने में जुट जाता था और मैं जितनी ज्यादा बुराई करता था, मेरा ग्राहक मेरी प्रतियोगी कंपनी की उतनी ही अधिक तरफदारी करने लगता था और मेरे प्रतियोगी का ट्रक खरीदने का उतना ही ज्यादा मन बनाता जाता था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे हैरत होती है कि मैंने जितना माल बेचा वह भी मैं कैसे बेच पाया। मैंने बहस करने और झगड़ने में अपनी जिंदगी के कई साल बर्बाद कर लिए। अब मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। इससे मुझे बहुत फायदा होता है। बेन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, अगर आप बहस करते हैं और सामने वाले का विरोध करते हैं तो आप कई बार जीत सकते हैं, परंतु ये जीत खोखली होगी क्योंकि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी का सद्भाव हासिल नहीं होगा। तो आप खुद ही सोचें, आप क्या पसंद करेंगे बहस में, नाटकीय सैद्धांतिक विजय या सामने वाले का सद्भाव हासिल करना। दोनों चीजें एक साथ हासिल होना बहुत मुश्किल होता है। बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट में एक बार कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां छपी थी। यहाँ विलियम जे का शरीर है लेटा हुआ, जो सही रास्ते पर चलने की खातिर मर गया। गाड़ी चलाते समय वह सही था, पूरी तरह सही, परंतु वह उतना ही मुर्दा है जैसे गलती उसी की थी। आप भी जब अपनी बहस की गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हैं तो आप सही, पूरी तरह सही हो सकते हैं, परंतु जहां तक सामने वाले की मानसिकता बदलने का सवाल है, आपके प्रयास उतने ही निरर्थक साबित होंगे जैसे आप ही गलती पर हों। फ्रेडरिक एस पार्सन्स आयकर सलाहकार थे। वे एक सरकारी टैक्स इंस्पेक्टर से 1 घंटे से बहस कर रहे थे। $9,000 की रकम का सवाल था। पार्सन्स का दावा था कि दरअसल ये रकम एक बैड डेट थी, एक ऐसा कर्ज जिसके भुगतान की जरा भी उम्मीद नहीं थी और इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इंस्पेक्टर का जवाब था, बैड डेट, बिल्कुल नहीं, इस पर तो टैक्स लगेगा। इंस्पेक्टर भावशून्य, हठी और जिद्दी था। मिस्टर पार्सन्स ने हमारी क्लास के सामने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, तकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तथ्यों को बताने से भी वह नहीं पिघला। हमने जितनी ज्यादा बहस की वह उतना ही ज्यादा अड़ता चला गया। इसलिए मैंने बहस का रास्ता छोड़ने का फैसला किया। चर्चा का विषय बदला और उसकी प्रशंसा करने लगा। बहुत। मैंने उससे कहा, मुझे लगता है ये छोटी सी रकम आपके लिए कोई खास महत्व नहीं रखती होगी, क्योंकि आपको तो
बड़ी रकमों के महत्वपूर्ण और पेचीदा मामले निपटाने पड़ते हैं। हालांकि मैंने टैक्सेशन के बारे में पढ़ा है, परंतु मेरा ज्ञान किताबी है, जबकि आपको इस विषय में वर्षों तक काम करने का अनुभव है। काश कि मुझे भी आपके जितना अनुभव होता। इससे मैं कुछ सीख सकता था। और मैंने जो कहा था वह सब सच था। बहुत। इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर सीधा हुआ, पीछे की तरफ टिक गया और काफी देर तक मुझे अपने काम के बारे में बताता रहा। उसने मुझे बताया कि उसने किस तरह कई बड़े बड़े घपलों को पकड़ा था। उसका अंदाज धीरे धीरे दोस्ताना हो गया और कुछ ही समय में वह मुझसे अपने बच्चों के बारे में बातें करने लगा। जब वह गया तो उसने मुझसे कहा कि वह इस समस्या के बारे में थोड़ा और विचार करेगा और कुछ ही दिन में अपना फैसला बता देगा। 3 दिन बाद वह लौटकर मेरे ऑफिस में आया और उसने मुझे बताया कि उसने मेरे टैक्स रिटर्न को उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। ये टैक्स इंस्पेक्टर बहुत साधारण सी मानवीय कमजोरी का प्रदर्शन कर रहा था। हर इंसान की तरह उसे भी महत्व चाहिए था। जब तक मिस्टर पार्सन्स उससे बहस करते रहे, तब तक वह प्रबलता से बहस करके अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करता रहा। परंतु जब मिस्टर पार्सन्स ने उसके महत्व को स्वीकार कर लिया तो बहस खत्म हो गई और वह सहानुभूतिपूर्ण और दयालु इंसान में बदल गया। ने कहा है, नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है, और गलतफहमी भी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, कूटनीति, सद्भावना, दूसरे के नजरिए को समझने की इच्छा से खत्म होती है। लिंकन ने एक बार एक युवा आर्मी ऑफिसर को अपने सहयोगी के साथ एक बड़े विवाद में उलझने पर फटकार लगाई थी। जो व्यक्ति जीवन में अपनी क्षमताओं का सबसे अच्छा दोहन करने के लिए संकल्पवान है, लिंकन ने कहा, उसके पास व्यक्तिगत विवाद के लिए समय ही नहीं होता। इसके अलावा वह परिणामों को झेलने के लिए भी तैयार नहीं होता जिसमें क्रोध और आत्मनियंत्रण की कमी शामिल है। उन बड़ी चीजों को छोड़ दो जिन पर आपका दूसरों जितना ही अधिकार है। उन छोटी चीजों को छोड़ दो जो स्पष्ट रूप से आपकी ही हो। अगर कोई कुत्ता आपके रास्ते में आ जाता है तो उससे लड़ने के बजाय और खुद को उससे कटवाने के बजाय बेहतर यही है कि आप उसके लिए रास्ता छोड़ दें। कुत्ते को बाद में आप मार भी दें तो भी उसके काटे हुए घाव को भरना संभव नहीं होता। बिट्स एंड पीसेस नामक पत्रिका ने एक लेख छापा था। इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे कि असहमति को बहस में तब्दील होने से किस तरह रोका जाए। असहमति का स्वागत करें। याद रखें, अगर दोनों ही पार्टनर हमेशा सहमत हो जाते हैं तो उनमें से एक की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई नया पहलू दिखाया जाता है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा है तो कृतज्ञ रहें कि उस तरफ आपका ध्यान दिलाया गया है। शायद यह असहमति एक अवसर हो जिससे आप गंभीर गलती करने के पहले ही उसे सुधार सकें। अपनी पहली भावना पर भरोसा न करें। जब भी हमारे सामने मुश्किल परिस्थिति आती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अपनी पहली प्रतिक्रिया पर नजर रखें। हो सकता है कि सुरक्षात्मक होती है। सावधान रहें, ठंडे दिमाग से सोचें, और समय आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में न होकर अपने निकृष्टतम रूप में हो। अपने गुस्से पर काबू रखें। याद रखें, किसी व्यक्ति का आकार इस बात से नापा जा सकता है कि उसे किस बात पर गुस्सा आता है। पहले पूरी बात सुनें। अपने विरोधियों को बोलने का मौका दें। उन्हें अपनी पूरी बात कह लेने दें। उनका विरोध न करें, बहस न करें, खुद का बचाव न करें। इससे दीवार खड़ी होती है। इसके बजाय समझ के पुल बनाने का प्रयास करें। गलतफहमी की ऊंची दीवारें खड़ी न करें। सहमति के क्षेत्र खोजें। जब आप अपने विरोधियों की पूरी बात सुन लें तो उन बिंदुओं से अपनी बात शुरू करें जिन पर आप अपने विरोधी से सहमत हों। ईमानदार रहें। उन बिंदुओं की तलाश करें जिनमें आप अपनी गलती मान सकते हो और ऐसा कह दें। अपनी गलती के लिए माफी मांग लें। इससे आपके विरोधी भी ठंडे पड़ जाएंगे। ये वादा करें कि आप अपने विरोधी के विचारों पर ध्यान से सोचेंगे। हो सकता है कि आपके विरोधी सही हों। इस स्टेज पर यह ज्यादा आसान है कि आप उनके विचारों पर सोचने के लिए सहमत हो जाएं बजाय इसके कि आप तेजी से आगे बढ़ जाएं और कोई ऐसी गलती कर दें जिससे आपके विरोधियों को बाद में ये कहने का मौका मिल जाए, हमने आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी परंतु आपने हमारी एक नहीं सुनी। समस्या में रुचि लेने के लिए अपने विरोधियों को दिल से
धन्यवाद दीजिए। जो आपसे बहस करने में समय देता है, उसकी रुचि का विषय भी वही है जो आपकी रुचि का विषय है। उसे एक ऐसा व्यक्ति समझिए जो सचमुच आपकी मदद करना चाहता है। इस तरह आप अपने विरोधियों को अपना दोस्त बना सकते हैं। दोनों पहलुओं से सोचने के बाद ही काम करें। आप सामने वाले से उसी दिन बाद में या अगले दिन मीटिंग के लिए कह सकते हैं, जब पूरे तथ्यों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इस मीटिंग की तैयारी के लिए खुद से कुछ कठोर सवाल पूछिए। क्या ये हो सकता है कि मेरे विरोधी सही हों, आंशिक रूप से सही हों? क्या उनके नजरिए या तर्क में सच्चाई या दम है? क्या मैं वास्तव में समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं या मैं केवल अपनी कुंठा निकाल रहा हूं? क्या मेरी प्रतिक्रिया की वजह से मेरे विरोधी मुझसे दूर जा रहे हैं या फिर वे मेरे करीब आ रहे हैं? मैं जो करने जा रहा हूं, क्या उससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? मैं जीतूंगा या हारूंगा? अगर मैं जीतता हूं तो मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अगर मैं इस बारे में शांत रहूंगा तो क्या यह असहमति समाप्त हो जाएगी? क्या यह मुश्किल परिस्थिति किसी तरह मेरे लिए एक अवसर बन सकती है? ओपेरा स्टार जैन पियर्स ने अपने 50 साल के वैवाहिक जीवन की सफलता का राज बताते हुए कहा, मेरी पत्नी और मैंने बहुत पहले एक समझौता किया था और हम चाहे एक दूसरे से कितने ही गुस्सा हो, हमने इस समझौते को निभाया है। जब एक तो गुस्सा हो रहा हो और चीख रहा हो, दूसरा ठंडे दिमाग से उसकी बातें सुनेगा, क्योंकि अगर दोनों ही लोग चीखने लगे तो संवाद हो भी ही नहीं सकता और घर में शोरगुल और विवाद के अलावा कुछ नहीं होगा। हद की बूंद, अब शहर की बूंद। अगर आप गुस्सा हैं और अगर आप सामने वाले को दो चार बातें सुना देते हैं तो इससे आपके दिल की भड़ास तो निकल जाएगी, पर सामने वाले पर क्या गुजरेगी? क्या सामने वाले को भी आपके जितनी खुशी मिलेगी? क्या आपके गुस्से, आपके शत्रुतापूर्ण रवैये से वह आपकी बात मान लेगा? कुछ वुडरो विल्सन ने कहा था, अगर आप मेरी तरफ मुख का ताने हुए आते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं भी अपना मुख का तान लूंगा। परंतु अगर आप शांति से आकर मुझसे ये कहते हैं, चलिए हम मिल बैठकर चर्चा करते हैं और अगर हमारे बीच मतभेद हैं तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन मुद्दों पर मतभेद हैं, तो हमें जल्द ही पता चलेगा कि बहुत से मुद्दों पर हमारे विचार समान हैं और हमारे बीच बहुत कम मुद्दों पर मतभेदता है। और अगर हम में धैर्य हो, स्पष्टता से भावनाएं व्यक्त करने की इच्छा हो और हम मिल बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हो, तो हम अपने मतभेदों को दूर कर लेंगे। वुडरो विल्सन की इस बात का जॉन डी रॉकफेलर जूनियर से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। 1915 में रॉकफेलर को कोलोराडो में नफरत की निगाहों से देखा जाता था। 2 साल से रॉकफेलर की कंपनी में हड़ताल चल रही थी। यह अमेरिकी उद्योग के इतिहास में सबसे खूंखार हड़ताल थी। गुस्से से बौखलाए मजदूर कोलोराडो फ्यूल एंड आयरन कंपनी से ज्यादा तनख्वाह मांग रहे थे। रॉकफेलर के हाथ में उस कंपनी की बागडोर थी। मजदूरों ने मशीनों और इमारतों में तोड़फोड़ की और पुलिस को बुलाना पड़ा। काफी खून खराबा हुआ। हड़ताल करने वाले मजदूरों पर गोलियां भी गई और कई मजदूर उन गोलियों के शिकार हुए। चलाए ऐसे समय में जब हवा में इतनी नफरत फैली हुई थी। रॉकफेलर हड़ताल करने वालों से अपनी बात मनवाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा कर भी लिया। कैसे? ये रही कहानी। दोस्त बनाने में कई हफ्ते लगाने के बाद रॉकफेलर ने हड़तालियों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उनका ये भाषण एक मास्टरपीस है। इसके आश्चर्यजनक परिणाम निकले। इससे नफरत की बेतूफानी लहरें शांत हो गईं, जो रॉकफेलर को डुबाने का इरादा रखती थी। इस भाषण से उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई। इसमें तथ्यों को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया था कि हड़ताल करने वाले कर्मचारी चुपचाप अपने काम पर वापस चले गए और उन्होंने वेतन बढ़ाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, जिस बात को लेकर इतना बवाल मचा था। इस ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत आगे दी गई है। ये देखें कि इसमें दोस्ती की झलक है। रॉकफेलर उन लोगों से बात कर रहे थे जो कुछ दिन पहले उनका गला घोंट देने का इरादा रखते थे और यह चाहते थे कि उन्हें किसी पेड़ पर फांसी लगाकर मार दिया जाए। परंतु रॉकफेलर इतने अधिक दोस्ताना थे, इतने अधिक उदार थे, मानो वे मेडिकल मिशनरीज को संबोधित कर रहे थे। उनके भाषण
में इस तरह के वाक्यांश थे, मुझे गर्व है कि मैं यहाँ हूँ। मैं आपके घरों में मेहमान बनकर गया था। मैं आपकी पत्नियों और बच्चों से मिल चुका हूँ। हम यहाँ अजनबियों की तरह नहीं, बल्कि दोस्तों की तरह मिल रहे हैं और हमारे हित साझा हैं और आपकी सदाशयता की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। रॉकफेलर ने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह की, मेरे जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पहली बार मुझे इस महान कंपनी के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। मुझे आपसे मिलने में गर्व का अनुभव हो रहा है और मैं इस मुलाकात को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर यह बैठक 2 हफ्ते पहले हुई होती तो मैं यहाँ आपके सामने किसी अजनबी की तरह खड़ा होता और केवल कुछ ही लोगों को पहचान पाता। परंतु पिछले हफ्ते मैं दक्षिणी कोयला क्षेत्र के सभी कैंपों में घूम चुका हूँ और मैं आप सभी के घर जाकर आप सबसे व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ और मैं आपके बीवी बच्चों से भी मिला हूँ। हम यहाँ पर अजनबियों की तरह नहीं, बल्कि दोस्तों की तरह मिल रहे हैं और मैं इसी दोस्ताना माहौल में आपके और अपने साझा हितों के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। चूंकि यह कंपनी के अफसरों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग है, इसलिए आपकी सदाशयता की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं दुर्भाग्य से इन दोनों श्रेणियों में नहीं आता। परंतु मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से अंतरंगता से जुड़ा हुआ हूँ और एक तरह से मैं स्टॉक होल्डर्स और डायरेक्टर्स का प्रतिनिधि हूँ। क्या ये दुश्मनों को दोस्त बनाने की कला का बेहतरीन उदाहरण नहीं है? मान लीजिए रॉकफेलर ने दूसरी ही शैली में बात की होती। मान लीजिए उन्होंने हड़तालियों को दोषी ठहराया होता, उनके सामने विनाशकारी तथ्य प्रकट किए होते, उन्हें धमकाया होता। मान लीजिए उन्होंने अपनी आवाज की टोन और हाव भाव से यह बताया होता कि वे गलत थे। मान लीजिए उन्होंने तर्कशास्त्र के समस्त नियमों का प्रयोग करते हुए ये साबित कर दिया होता कि मजदूर गलत थे। तो क्या होता? इसका परिणाम ये होता कि दोनों ही पक्षों में तनाव बढ़ता, नफरत बढ़ती, विद्रोह बढ़ता। अगर किसी मनुष्य के दिल में आपके प्रति दुर्भावना और विद्वेष है तो आप तर्कशास्त्र के सहारे उससे अपनी बात नहीं मनवा सकते। डांटने वाले माँ बाप, फटकारने वाले बॉस और पति तथा चिड़चिड़ी पत्नियों को ये समझ लेना चाहिए कि लोग अपने विचार नहीं बदलना चाहते। शक्ति के प्रयोग द्वारा उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वे आपसे या मुझसे सहमत हो जाएं। परंतु अगर हम उनके प्रति विनम्र और दोस्ताना व्यवहार करें, तो शायद हम उनसे अपनी बात मनवा सके। शब्द लिंकन ने यही बात 100 साल पहले कही थी। ये रहे उनके। एक पुरानी और सच्ची कहावत है, एक गैलन सिरके के बजाय शहद की एक बूंद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती हैं। इसी तरह अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, उसे अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो पहले उसे यह एहसास दिलवाएं कि आप उसके मित्र हैं। यही वह शहद की बूंद है जो उसके दिल को जकड़ लेगी और यही वह महान राह है जिसके द्वारा आप उसके विचारों को भी बदल सकते हैं। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स जान चुके हैं कि हड़तालियों के प्रति दोस्ताना रवैये से लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर व्हाइट मोटर कंपनी के 2500 कर्मचारी जब वेतन बढ़ाने और यूनियन शॉप की मांग को लेकर हड़ताल पर गए तो कंपनी के प्रेसिडेंट रॉबर्ट एफ ब्लेक ने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने उनकी आलोचना नहीं की, उन्हें डराया धमकाया नहीं, उन्होंने साम्यवाद या तानाशाही का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने दरअसल हड़तालियों की तारीफ की। उन्होंने क्लीवलैंड के अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया जिसमें हड़तालियों के शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करने के लिए उनकी तारीफ की गई थी। हड़तालियों को बेकार बैठे देखकर उन्होंने उनके लिए 2 दर्जन बेसबॉल बैट और ग्लव्स भी खरीद लिए और उन्हें खाली जगहों पर बेसबॉल खेलने का सुझाव दिया। बॉलिंग में दिलचस्पी रखने वालों के लिए उन्होंने एक बॉलिंग एली को किराए पर भी ले लिया और मजदूरों को वहां खेलने का नेता दिया। ब्लेक की दोस्ताना पहल का वही असर हुआ जो दोस्ती का हमेशा होता है। इसके जवाब में कर्मचारियों ने भी दोस्ताना जवाब दिया। हड़तालियों ने बेलचे, फावड़े उठाए और फैक्ट्री के चारों तरफ जमा कागज, माचिस, सिगरेट के धूंठों का कचरा साफ कर दिया। कल्पना कीजिए कि हड़ताल पर गए कर्मचारी अधिक वेतन और यूनियन की मान्यता के लिए संघर्ष करते हुए फैक्ट्री के आसपास जमा कचरे को साफ कर रहे थे।
इस तरह की घटना अमेरिका की औद्योगिक हड़तालों के लंबे और तूफानी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। ये हड़ताल एक सप्ताह में ही समाप्त हो गई और कटुता या तनाव पैदा होने का तो सवाल ही नहीं था। डैनियल वेबस्टर, जो ईश्वर की तरह दिखते थे और देवदूतों की तरह बात करते थे, दुनिया के महानतम वकीलों में से एक थे। परंतु वे अपने सबसे सशक्त तर्कों को इस तरह की दोस्ताना टिप्पणियों से शुरू करते थे। जूरी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। शायद इससे ये पता चलता है, या हमें इन तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए, या आप जैसे बुद्धिमान लोग आसानी से इन तथ्यों के महत्व को समझ सकते हैं। कहीं कोई आक्रामकता नहीं, कहीं कोई दबाव नहीं, अपने विचार दूसरों पर थोपने का कोई इरादा नहीं। वेबस्टर की इसी दोस्ताना, शांत और मृदु शैली की वजह से वे इतने सफल और महान वकील बन पाए। हो सकता है कि आपके जीवन में हड़ताल तोड़ने या किसी मुकदमे की पैरवी करने की नौबत न आए, पर शायद आपको अपना किराया कम करवाना हो। क्या तब ये दोस्ताना शैली आपके काम आएगी? आइए देखते हैं। एल स्ट्रॉब एक इंजीनियर थे। वे अपने मकान का किराया कम करवाना चाहते थे, परंतु वे ये भी जानते थे कि उनका मकान मालिक बहुत कड़क था। मिस्टर स्ट्रॉब ने हमारी क्लास में बताया, मैंने मकान मालिक को लिख दिया कि मैं अपनी लीज के खत्म होते ही मकान खाली करना चाहता हूँ। सच बात तो ये थी कि मैं मकान नहीं छोड़ना चाहता था। अगर मेरा किराया कम हो जाता तो मैं खुशी खुशी वहीं पर रहता, परंतु इसकी कोई संभावना नहीं थी। दूसरे किराएदारों ने ऐसी कोशिश की थी और वे कामयाब नहीं हुए थे। सबने मुझसे यही कहा कि मकान मालिक से किराया कम करवाना लगभग असंभव है, परंतु मैंने खुद से मैं लोगों को प्रभावित करने की कला का कोर्स कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने मकान मालिक पर कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करके देखूंगा कि वे सिद्धांत कितने कारगर हैं। यह आया। पत्र मिलते ही वह अपने सेक्रेटरी के साथ मुझसे मिलने। मैंने दरवाजे पर दोस्ताना अभिवादन के साथ उसका स्वागत किया। मेरे व्यवहार से सद्भाव और उत्साह साफ साफ झलक रहे थे। मैंने यह नहीं कहा कि किराया बहुत ज्यादा था। मैंने शुरुआत इस बात से की कि मुझे उसका घर कितना पसंद था। यकीन मानिए, मैंने उसके मकान की दिल खोलकर तारीफ की। मैंने उसे ये भी बताया कि वह अपने मकान की बहुत अच्छी तरह देखभाल करता है। इसके बाद मैंने उसे बताया कि दरअसल में अगले साल भी इतने अच्छे मकान में रहना चाहता था, परंतु मैं मजबूर था। मैं इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकता था। जाहिर था कि कोई किराएदार उससे इस तरह पेश नहीं आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसी परिस्थिति में क्या करे। उसने मुझे अपनी मुश्किलों के बारे में बताया। वह हमेशा शिकायत करने वाले किराएदारों से परेशान था। एक किराएदार ने तो उसे 14 पत्र लिखे थे, जिनमें से कुछ तो बदतमीजी भरे थे। दूसरे किराएदार ने इसलिए मकान छोड़ने की धमकी दी थी क्योंकि ऊपर वाली मंजिल का किराएदार खर्राटे भरता था। उसने कहा, आपकी तरह के संतुष्ट किराएदार को देखकर कितना अच्छा लगता है। और फिर उसने बिना मेरे कहे किराए को थोड़ा कम करने का प्रस्ताव दिया। मैं ज्यादा कटौती चाहता था, इसलिए मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे कितना किराया दे सकता हूँ, और उसने विरोध में कुछ कहे बिना मेरी बात मान ली। जब वह चलने लगा तो उसने पलटकर मुझसे पूछा, आप अपने मकान में किस तरह का डेकोरेशन पसंद करेंगे? अगर मैंने किराया कम करवाने के लिए दूसरे किराएदारों के तरीकों का प्रयोग किया होता, तो निश्चित रूप से मैं भी उन्हीं की तरह असफल हुआ होता। दोस्ताना, सहानुभूतिपूर्ण, प्रशंसात्मक तरीके से ही मैं सफल हो पाया। पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में रहने वाले डीन वुडकॉक स्थानीय इलेक्ट्रिक कंपनी के एक डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट है। उनके स्टाफ को एक खंभे पर लगे किसी उपकरण की मरम्मत करने का काम दिया गया। इस तरह का काम पहले किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास था, और यह काम वुडकॉक के डिपार्टमेंट को हाल ही में दिया गया था। हालांकि उसके कर्मचारियों को इस काम का प्रशिक्षण दिया गया था, परंतु ये पहली बार था जब उन्हें वास्तव में इस काम को करने का अवसर मिला था। कंपनी का हर आदमी ये देखना चाहता था कि वे इस काम को कर सकते हैं या नहीं, और अगर वे करते हैं तो किस तरह से करते हैं।
मिस्टर वुडकॉक, उसके अधीनस्थ मैनेजर और डिपार्टमेंट के दूसरे सदस्य इस काम को देखने के लिए गए। कई कार और ट्रक वहां पर खड़े थे और बहुत से लोग खंभे पर चढ़े दोनों आदमियों को देखने के लिए जमा हो गए थे। तभी वुडकॉक को सड़क पर खड़ी एक कार में से एक आदमी उतरता हुआ दिखा जिसके हाथ में कैमरा था। उनकी कंपनी सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत अधिक सजग थी। वुडकॉक के मन में विचार आया कि कैमरा लिए हुए आदमी को शायद ऐसा लगेगा जैसे दो आदमियों के काम के लिए दर्जनों लोग बेवजह ही इकट्ठा हुए हैं। वे फोटोग्राफर की तरफ आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आप हमारे काम में रुचि ले रहे हैं। हाँ, और मेरी माँ तो और भी अधिक रुचि लेंगी। वे आपकी कंपनी की स्टॉक होल्डर है। इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। अब उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि उन्होंने गलत जगह निवेश कर होगा दिया है। मैं उन्हें सालों से समझा रहा हूँ कि आप जैसी कंपनी में निवेश करना पैसे की बर्बादी है। अब ये सही साबित। अखबार वालों को भी ये तस्वीरें पसंद आएंगी। आप ठीक कह रहे हैं। आपकी जगह में होता तो मैं भी इसी तरह से सोचता, परंतु यह एक विशेष परिस्थिति है। और फिर डीन वुडकॉक ने उसे बताया कि यह उनके डिपार्टमेंट का पहला काम है और इसलिए उनकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से लेकर कर्मचारियों तक सभी इसकी सफलता में रुचि ले रहे हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को आश्वस्त किया कि सामान्य परिस्थितियों में इस काम को केवल 2 ही लोग कर रहे होते। ये सुनकर फोटोग्राफर ने अपना कैमरा रख दिया। उसने वुडकॉक से हाथ मिलाया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने इतनी अच्छी तरह से पूरा मामला समझा दिया। डीन वुडकॉक की दोस्ताना शैली ने उसकी कंपनी को नीचा दिखने और बुरे प्रचार से बचा लिया था। हमारी क्लास के एक और सदस्य न्यू हैम्पशायर के जेरल्ड एच विन ने बताया कि किस तरह दोस्ताना शैली की वजह से उन्हें एक डैमेज क्लेम पर संतोषजनक सेटलमेंट हासिल हुआ। उन्होंने कहा, वसंत की शुरुआत में जब जमीन पर बर्फ जमी हुई थी तब भारी बारिश हुई। आमतौर पर नजदीकी नालियों में बह जाने वाला पानी उस इलाके में घुस आया जिसमें मैंने हाल ही में घर बनवाया था। पानी के निकलने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए घर की नींव के चारों तरफ दबाव पड़ने लगा। पानी कंक्रीट के बेसमेंट फ्लोर को तोड़ता हुआ अंदर घुस आया और पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। इससे फर्नेस और हॉट वाटर हीटर बर्बाद हो गए। इस नुकसान की मरम्मत करवाने का खर्च $2000 से अधिक था। मेरे पास इस तरह के नुकसान के लिए कोई बीमा भी नहीं था, परंतु मैंने जल्दी ही इस बात का पता लगा लिया कि सब डिवीजन के मालिक ने घर के पास स्टॉर्म ड्रेन बनाने का कष्ट पूरा नहीं किया था। अगर स्टॉर्म ड्रेन होता तो इस समस्या से बचा जा सकता था। मैंने उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। उसके ऑफिस तक जाते हुए 25 मील लंबी यात्रा में मैंने स्थिति का अवलोकन किया और इस कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला किया कि गुस्सा होने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। जब मैं पहुंचा तो मैं शांत रहा और मैंने शुरुआत में उससे उसकी हाल की वेस्ट इंडीज यात्रा के बारे में पूछा। फिर जब मुझे लगा कि सही समय आ गया है तो मैंने उसे बताया कि पानी की वजह से मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। वह तत्काल मान गया कि वह इस समस्या को हल करने में अपनी तरफ से पूरा सहयोग देगा है। कुछ दिनों बाद वह आया और उसने कहा कि वह नुकसान की भरपाई कर देगा और साथ ही वह स्टॉर्म ड्रेन भी बना देगा ताकि भविष्य में इस तरह के नुकसान की संभावना ही न रहे। हालांकि यह सब डिवीजन के मालिक की ही गलती थी, परंतु अगर मैंने दोस्ताना तरीके से चर्चा शुरू नहीं की होती तो शायद वह पूरे नुकसान की भरपाई करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होता। सालों पहले उत्तर पश्चिमी मिसूरी में पढ़ने वाले देहाती बच्चों की तरह मैं नंगे पैर जंगल में से गुजर कर जाया करता था। मैंने अपने बचपन में सूर्य और हवा की नीति कथा पढ़ी थी। दोनों में बहस हो रही थी कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हवा ने कहा, मैं अभी साबित कर देती हूँ कि कौन ज्यादा ताकतवर है। कोट पहने उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो। मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं इस बूढ़े आदमी के कोट को तुमसे जल्दी उतरवा सकती। सूर्य बादलों के पीछे चला गया और हवा तेजी से चलने लगी, इतनी तेज जैसे तूफान आ गया हो।
परंतु हवा जितनी तेज चलती थी, बूढ़ा आदमी अपने कोट को उतना ही कसकर पकड़ लेता था। आखिरकार हवा ने हार मान ली और एक बार फिर अपनी से सामान्य रफ्तार से चलने लगी। इसके बाद सूर्य बादलों के पीछे निकला और बूढ़े आदमी पर दयालुता से मुस्कुराया। बूढ़ा आदमी से अपना पसीना पोंछा और अपना कोट उतार दिया। तब सूर्य ने को समझाया कि शक्ति और क्रोध के बजाय दयालुता से कोई काम करवाना ज्यादा आसान होता है। और दोस्ती, जो लोग ये जान चुके हैं कि एक गैलन सिरके के बजाय एक बूंद शहद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती हैं, वे विनम्र और दोस्ताना शैली का ही प्रयोग करते हैं। जब लूथरविले, मैरीलैंड के एफ गेल कॉनर अपनी 4 महीने पुरानी कार को कार डीलर के सर्विस डिपार्टमेंट में तीसरी बार लेकर गए तो उन्होंने इसी शैली का प्रयोग किया। उन्होंने हमारी कक्षा में बताया, ये स्पष्ट था कि सर्विस मैनेजर से बहस करने, उससे तर्क करने या उस पर चिल्लाने से मेरी समस्या सुलझने वाली नहीं थी। मैं शोरूम में गया और एजेंसी के मालिक मिस्टर वाइट से मिलने का अनुरोध किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे मिस्टर वाइट के ऑफिस में भेजा गया। मैंने अपना परिचय दिया और उन्हें बताया कि मैंने उनकी डीलरशिप से कार इसलिए खरीदी थी क्योंकि उनके यहाँ से कार खरीदने वाले मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसा करने की सलाह दी थी। मुझे बताया गया था कि आपकी कीमतें बहुत वाजिब हैं और आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। मेरी बात सुनते ही मिस्टर वाइट के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे सर्विस डिपार्टमेंट से क्या समस्या आ रही है। मुझे लगा शायद आप ऐसी स्थिति को जानना चाहेंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता है, मैंने आगे कहा। उन्होंने मुझे ये बात बताने के लिए धन्यवाद दिया और मुझे आश्वस्त किया कि मेरी समस्या सुलझ जाएगी। न सिर्फ उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से मेरी समस्या में रुचि ली, बल्कि जब तक मेरी कार सुधर रही थी तब तक के लिए उन्होंने मुझे अपनी कार भी उधार दे दी। ईस पे एक ग्रीक दास थे जो क्रॉसियस के दरबार में रहते थे। उन्होंने ईसा मसीह से 600 साल पहले अपनी अमर कथाएं लिखी थी, परंतु मानव स्वभाव के बारे में जिन सच्चाइयों को उन्होंने उजागर किया था वे आज के बोस्टन और बर्मिंघम में भी उतनी ही सही है जितनी कि वे 26 सदी पहले एथेंस में थी। हवा की सूर्य आपका कोट अधिक जल्दी उतरवा सकता है और गुस्से या आलोचना की बजाय दयालु, दोस्ताना शैली और सराहना से लोगों की मानसिकता अधिक तेजी से बदल सकती है। याद रखें लिंकन ने क्या कहा था, एक गैलन सिरके के बजाय शहद की एक बूंद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती हैं। लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है? हाँ, सिर्फ एक तरीका, और वह तरीका है उस व्यक्ति में वह काम करने की इच्छा पैदा करना। याद रखिए, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। हाँ, आप किसी के सीने पर रिवॉल्वर रखकर उसमें घड़ी देने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उन्हें सहयोग देने के लिए विवश कर सकते हैं तभी तक जब तक आप उनके सामने हैं। बच्चे को पीटकर या पिटाई का डर दिखाकर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, परंतु इन जंगली तरीकों के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। केवल एक ही तरीके से मैं आपसे कोई चीज हासिल कर सकता हूँ और वह तरीका है आपको वह देना जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि किसी भी काम को करने के पीछे मनुष्य की दो मूलभूत आकांक्षाएं होती हैं, सेक्स की आकांक्षा और महान बनने की आकांक्षा। अमेरिका के महान दार्शनिक जॉन ड्यूई ने इसी बात को जरा अलग ढंग से कहा था। डॉक्टर ड्यूई ने कहा था कि मानव प्रकृति में सबसे गहन आकांक्षा महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। इस वाक्यांश को याद रखें, महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। यह महत्वपूर्ण है। हम इस पुस्तक में इस वाक्यांश के बारे में बार बार सुनेंगे। आप क्या चाहते हैं? वैसे तो हम ढेर सारी चीजें चाहते हैं, परंतु बहुत कम चीजों को हम इतनी प्रबलता से चाहते हैं कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ज्यादातर लोगों में नीचे दी गई
चीजों की आकांक्षा होती है। 1. स्वास्थ्य और जीवन का संरक्षण। 2. भोजन। 3. नींद। 4. पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली वस्तुएं। 5. परलोक सुधारना। 6. सेक्स की संतुष्टि। 7. बच्चों का कल्याण। 8. महत्व की भावना। और लगभग ये सभी आकांक्षाएं आमतौर पर पूरी हो जाती है या संतुष्ट हो जाती है, सिवाय एक के। वह आकांक्षा जो उतनी ही गहन और प्रचंड होती है जितनी की भोजन या नींद की आकांक्षा, और वह आकांक्षा शायद ही कभी संतुष्ट होती है। इस आकांक्षा को फ्रॉइड ने महान बनने की आकांक्षा कहा है और ड्यूई ने महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा कहा है। लिंकन ने एक बार एक पत्र की शुरुआत में लिखा था, हर एक को तारीफ अच्छी लगती है। विलियम जेम्स ने कहा था, हर मनुष्य के दिल की गहराई में ये लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। गौर करें, उसने इस आकांक्षा को इच्छा या चाहत या कामना नहीं कहा, उसने कहा सराहे जाने की लालसा। यह एक ऐसी मानवीय भूख है जो स्थायी है, और वह दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करता है, लोगों को अपने वश में कर सकता है। लोग उससे इतना प्रेम करेंगे कि दफनाने वाले तक उसकी मौत पर दुखी होंगे। इंसानों और जानवरों में यही फर्क है कि इंसानों में महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। जब मैं मिसूरी में फार्म बॉय था तो मेरे पिता अच्छी नस्ल के बेहतरीन न्यूयॉर्क जर्सी सूअरों और मवेशियों को पालते थे। हम अपने सूअरों और मवेशियों को मेलों में होने वाली प्रदर्शनियों में ले जाते थे और पूरे मिडिल वेस्ट में जानवरों की प्रदर्शनियों में हिस्सा लेते थे। हमने दर्जनों बार प्रथम पुरस्कार जीते। मेरे पिताजी ने सफेद मलमल के टुकड़े पर नीले रिबन लगा दिए, और जब भी उनके दोस्त या आगंतुक घर में आते थे तो वे अपने सफेद मलमल के लंबे टुकड़े को गर्व से दिखाते थे। एक सिरे को वे पकड़ते थे और दूसरे सिरे को मैं, और इस तरह वे अपने नीले रिबन प्रदर्शित किया करते थे। स्वरों को अपने जीते हुए रिबनों की कतई परवाह नहीं थी, परंतु मेरे पिताजी को थी। पुरस्कार उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाते थे। अगर हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण होने की यह आकांक्षा इतनी प्रबल नहीं होती तो सभ्यता का विकास असंभव था। इसके बिना हम आज भी जानवरों की तरह ही रह रहे होते। महत्वपूर्ण बनने की इसी आकांक्षा के कारण एक अशिक्षित और गरीब ग्रोसरी क्लर्क कानून की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ, जो उसने रद्दी वाले से 50 सेंट में खरीदी थी। आपने शायद उस ग्रोसरी क्लर्क का नाम सुना होगा। उसका नाम लिंकन था। महत्वपूर्ण बनने की इसी आकांक्षा ने डिकेंस को अपने अमर उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी आकांक्षा ने सर क्रिस्टोफर रेन को पत्थरों में सिम्फनी लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी आकांक्षा की वजह से रॉकफेलर ने करोड़ों डॉलर जमा किए और कभी खर्च नहीं किए। इसी आकांक्षा के कारण आपके शहर का सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनाता है जो उसकी जरूरत के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। यही आकांक्षा आपसे लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनवाती है, लेटेस्ट कार खरीदवाती है और अपने होशियार बच्चों के बारे में बातें करवाती है। यही आकांक्षा कई लड़के लड़कियों को गैंग में शामिल करवाकर उनसे अपराध करवाती है। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नरी पी मनरोनी के अनुसार औसत युवा अपराधी में इतना ईगो होता है कि गिरफ्तार होने के बाद उसकी सबसे पहली मानवन अखबारों को पढ़ने की होती है जिन्होंने उसे हीरो बना दिया। वे बाद में मिलने वाली सजा को लेकर उतने चिंतित नहीं होते जितने कि अखबार में नामी खिलाड़ियों, फिल्म और टीवी स्टार्स और राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीर छपी देखकर खुश होते हैं। आप मुझे बता दें कि किस बात से आपको महत्वपूर्ण होने का अनुभव होता है, और मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं। इस बात से आपका चरित्र निर्धारित होता है। यह आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के तौर पर जॉन डी रॉकफेलर को चीन के पीकिंग शहर में एक अस्पताल बनवाने के लिए करोड़ों डॉलर का दान देने में महत्व का एहसास होता था। ऐसे लाखों गरीब लोगों के भले के लिए जिन्हें न कभी उन्होंने देखा है और न कभी देख पाएंगे।
दूसरी तरफ दिलिंजा एक लुटेरा, बैंक डकैत और हत्यारा बनने में महानता का अनुभव करता था। जब FBI के एजेंट उसे खोज रहे थे तो वह मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में, और उसने कहा, मैं दिलिंजा हूँ। उसे इस बात पर गर्व था कि वह देश का सबसे चर्चित अपराधी है। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु मैं दिलिंजा हूँ। गुस्सा। हाँ, दिलिंजा और रॉकफेलर में यह महत्वपूर्ण अंतर था कि उन्हें महत्वपूर्ण होने का अनुभव अलग अलग चीजों से होता था। इतिहास ऐसे रोचक उदाहरणों से भरा पड़ा है कि प्रसिद्ध लोगों ने महत्वपूर्ण होने की अपनी आकांक्षा को किस तरह अभिव्यक्त किया। जॉर्ज वॉशिंगटन, हिज मार्टिनेज, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहलाना पसंद करते थे। कोलंबस ने एडमिरल ऑफ द ओशन एंड वायसराय ऑफ इंडिया के टाइटल के लिए आवेदन किया था। कैथरीन महान ऐसे पत्रों को नहीं पढ़ती थी जिन पर हर इंपीरियल मेजेस्टी नहीं लिखा होता था, और मिसेस लिंकन व्हाइट हाउस में मिसेस ग्रांट पर शेरनी की तरह झपटते हुए चिल्लाई थी, तुमने बिना मेरी इजाजत के मेरे सामने बैठने की जुर्रत कैसे की? हमारे देश के करोड़पतियों ने एडमिरल बट के अंटार्कटिका अभियान के लिए 1928 में इस शर्त पर धन दिया कि बर्फीले पर्वतों की श्रेणियों का नाम उनके नाम पर रखा जाए। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो चाहते थे कि पेरिस शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाए। महान शेक्सपियर भी अपने परिवार के लिए कोट ऑफ आर्म्स हासिल करके अपने नाम को अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा महत्वपूर्ण होने का अनुभव करने के लिए लोग बीमार होने का बहाना करते हैं। उदाहरण के तौर पर मिसेस मैकिनले को ही लें। उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास तब होता था जब वे अपने पति को, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को, देश के महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा करने के लिए विवश कर देती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति की यह पत्नी चाहती थी कि उनके पति अपने सारे काम धाम छोड़कर उनके पास घंटों बैठे रहें, अपनी बाहों में लेकर उन्हें शांत करने की कोशिश करें। वे अपने पति का ध्यान खींचने के लिए इतनी व्याकुल थी कि उन्होंने जोर देकर कहा कि दांतों के डॉक्टर के पास जाते समय भी उनका पति उनके साथ रहे। एक बार जब उन्हें दांतों के डॉक्टर के पास अकेले जाना पड़ा, क्योंकि उस समय उनके पति का गृह मंत्री जॉन हे के साथ अपॉइंटमेंट था, तो इस छोटी सी बात पर इन श्रीमती जी ने तूफान खड़ा कर दिया। लेखिका मैरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट ने मुझे एक स्वस्थ और प्रतिभाशाली महिला के बारे में बताया जो महत्वपूर्ण होने एहसास हासिल करने के लिए बिस्तर पर पड़ गई। एक दिन मिसेस राइनहार्ट ने कहा, इस महिला को किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा। शायद उसकी उम्र का उसे अपनी आगे की जिंदगी में अकेलापन दिख रहा था और उसकी जिंदगी में कोई सपना, कोई आशा नहीं थी। वह बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई और 10 साल तक उसकी बूढ़ी माँ उसकी चाकरी करती रही, उसके लिए भोजन की थाली ले जाती रही, उसकी सेवा करती रही। एक दिन बूढ़ी माँ सेवा की थकान के कारण मर गई। कुछ हफ्तों तक बीमार युवता दुख मनाते हुए बिस्तर पर पड़ी रही। फिर वह उठी, उसने अपने कपड़े बदले और एक बार फिर जिंदगी जीना शुरू कर दिया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण होने का एहसास ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग पागल हो जाते हैं, वे पागलपन के स्वप्नलोक में अपने आप को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। वे खुद को वह महत्व दे देते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नहीं मिल पाता। अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने मरीज पीड़ित हैं, उनकी संख्या बाकी सारी बीमारियों से पीड़ित रोगियों से अधिक है। पागलपन का क्या कारण है? इस सवाल का ठीक ठीक जवाब तो कोई नहीं दे सकता, पर हम ये जरूर जानते हैं कि कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं और इसका परिणाम पागलपन होता है। दरअसल लगभग आधे मानसिक रोगों के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जा सकता है, जैसे मानसिक आघात, अल्कोहल, मादक या विषैले पदार्थ और दुर्घटनाएं। परंतु बाकी आधे, और ये इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है, बाकी आधे पागल होने
वाले लोगों की मस्तिष्क कोशिकाओं में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं किया। मैं उनका रहस्य उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ। ऐसे शब्द जिन्हें कांसे में ढलवा लेना चाहिए और हर घर और स्कूल, हर दुकान और ऑफिस में रखना चाहिए। ऐसे शब्द जिन्हें बच्चों को कंठस्थ कर लेना चाहिए, बजाय उस लैटिन ग्रामर या ब्राजील की सालाना वर्षा की मात्रा को कंठस्थ करने के जो जीवन में कभी उनके काम नहीं आएगी। ऐसे शब्द जिनके हिसाब से चलने पर आपका और मेरा जीवन बदल जाएगा। योजक चिन्ह। श्वाब ने कहा, मैं मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने की कला है और मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूँ। कोई भी बात किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से नहीं कुचलती जितनी कि सुपीरियर्स की आलोचना। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास करता हूँ ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए तत्पर रहता हूँ और गलती निकालने में कंजूसी बरतता हूँ। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोलकर तारीफ करता हूँ और मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ। 22। तो श्वाब ये करते थे, परंतु सामान्य लोग क्या करते हैं? इसका ठीक उल्टा। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वे अपने कर्मचारियों पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं। अगर उन्हें कोई बात पसंद आती है तो वे कुछ भी नहीं कहते। एक पुरानी कहावत है, मैंने एक बार गलत काम किया जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ा। मैंने 2 बार अच्छा काम किया, परंतु उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। श्वाब का मानना था, जीवन के मेरे लंबे अनुभव के दौरान मैं दुनिया के कई देशों के महान लोगों से मिला हूँ और मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, जो आलोचना के बजाय तारीफ के माहौल में ज्यादा बेहतर काम न कर सकता हो। श्वाब के अनुसार यही एंड्रयू कार्नेगी की अद्भुत सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। कार्नेगी अपने सहयोगियों की सार्वजनिक रूप से और अकेले में भी प्रशंसा किया करते थे। कार्नेगी तो अपनी कब्र के पत्थर पर भी अपने कर्मचारियों की तारीफ करना नहीं भूले। उन्होंने खुद के लिए यह स्मृति लेख लिखा था, यहाँ पर वह आदमी सोया है जो जानता था कि अपने से समझदार लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कैसे किया जाए। सच्ची प्रशंसा ही वह रहस्य था जिसकी वजह से जॉन रॉकफेलर इतने सफल हुए। उदाहरण के तौर पर जब उनके पार्टनर एडवर्ड टी बेडफोर्ड की वजह से दक्षिण अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्ट में फर्म को 40% नुकसान हुआ, तो रॉकफेलर उनकी आलोचना कर सकते थे, परंतु वे जानते थे कि बेडफोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और वैसे भी अब तो नुकसान हो चुका था। इसलिए रॉकफेलर ने उन्हें बधाई देने का कारण खोज ही लिया। उन्होंने बेडफोर्ड को बधाई दी कि उन्होंने निवेश की 60% रकम डूबने से बचा ली। ये बहुत बढ़िया रहा, रॉकफेलर ने कहा। हम हमेशा दिमाग का इतना बढ़िया इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हालांकि सच नहीं है, परंतु उसमें सच्चाई जरूर छुपी है और यही वजह है कि मैं उसे सुना रहा हूँ। एक देहाती महिला ने दिन भर की कठोर मेहनत के बाद अपने परिवार के सामने भोजन की जगह भूसे का ढेर रख दिया। जब पति और बेटों ने झुंझलाकर इस अजीब हरकत का कारण पूछा, तो उस महिला ने जवाब दिया, मुझे लगता था कि तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि तुम्हारे सामने खाना रखा जाता है या भूसा। 20 साल से मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, परंतु तुम लोगों ने मुझे कभी यह नहीं बताया, नहीं खा रहे हो, कि तुम लोग भूसा हुआ। कुछ समय पहले घर से भागने वाली पत्नियों पर एक शोध कि उनके घर से भागने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं वह कारण क्या था? प्रशंसा का अभाव। और मैं शर्त लगाता हूँ कि यही घर से भागने वाले पतियों के बारे में भी सच होगा। हम अक्सर अपने पति पत्नी को यह बताने की जरूरत ही नहीं समझते कि हम उनसे प्रभावित हैं। मेरी क्लास में के एक सदस्य ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई जिसमें उसकी पत्नी ने उससे एक आग्रह किया था। उसकी
पत्नी और अन्य महिलाएं चर्च में एक आत्म सुधार कार्यक्रम में शामिल हुए। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वह उसकी 6 कमियां बताए जिन्हें सुधारने से वह बेहतर पत्नी बन जाए। से उसका पति यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कक्षा के सामने कहा, मुझे इस आग्रह से बड़ी हैरानी हुई। सच कहा जाए तो मैं बड़ी आसानी से उसे 6 ऐसी बातों की सूची थमा सकता था जिनमें सुधार की जरूरत थी, और ईश्वर जानता है कि वह ऐसी 1000 बातों की सूची थमा सकती थी जिनमें मुझे सुधार की जरूरत थी, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने उससे कहा, मुझे इस बारे में सोचने का समय दो और मैं तुम्हें सुबह इसका जवाब दे दूंगा। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया और फूल वाले को फोन करके उससे अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाबों का तोहफा भिजवाने के लिए कहा, जिसके साथ यह चिट्ठी लगी हो, मुझे तुम्हारी 6 कमियां नहीं मालूम जिनमें सुधार की जरूरत हो। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उस शाम को जब मैं घर लौटा तो क्या आप बता सकते हैं, दरवाजे पर किसने मेरा स्वागत किया? बिल्कुल ठीक, मेरी पत्नी ने। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इस बात पर बहुत खुश था कि मैंने उसके आग्रह के बावजूद उसकी आलोचना नहीं की थी। अगले रविवार को चर्च में उसने बाकी महिलाओं को यह घटना सुनाई और बहुत सी महिलाओं ने आकर मुझसे कहा, इतनी बुद्धिमानी की बात हमने पहले कभी नहीं सुनी। तब जाकर मुझे सराहना की शक्ति का एहसास हुआ। लॉरेंस ज़िगफेल्ड ब्रॉडवे में धूम मचाने वाले प्रसिद्ध प्रोड्यूसर। युवतियों को ग्लैमरस बनाने की अद्भुत प्रतिभा थी। हर बार वे रहे हैं। उनकी छवि एक ऐसे प्रोड्यूसर की थी जिनमें अमेरिकी ऐसी साधारण युवतियों को लेते थे जिनकी तरफ कोई दोबारा पलटकर नहीं देखता, और उन्हें स्टेज पर वे ग्लैमरस और रहस्यमयी युवतियों में बदल देते थे। प्रशंसा और आत्मविश्वास के महत्व को जानने के कारण वे जानते थे कि सिर्फ प्रशंसा और महत्व दिए जाने पर साधारण सी महिला भी अपने आप को सुंदर मानने लगती है। वे प्रैक्टिकल थे। उन्होंने कोरस में काम करने वाली लड़कियों की तनख्वाह $30 प्रति सप्ताह से बढ़ाकर $175 प्रति सप्ताह कर दी, और वे विशाल हृदय भी थे। फॉलीज के मंचन की पहली रात को उन्होंने सभी स्टॉर्स को टेलीग्राम भेजे और शो में काम करने वाली हर कोरस गर्ल को अमेरिकन ब्यूटी रोजेस भेंट किए। एक बार मुझ पर डाइटन का भूत सवार हो गया और मैं 6 दिनों तक भूखा रहा। यह मुश्किल नहीं था। 6वें दिन मुझे उतनी भूख नहीं लग रही थी जितनी कि मुझे दूसरे दिन लग रही थी। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी के परिवार या कर्मचारियों को 6 दिनों तक खाना न मिले तो वह व्यक्ति अपने आप को अपराधी मानेगा, परंतु अगर वह व्यक्ति परिवार या कर्मचारियों की सच्ची तारीफ 6 दिन, 6 हफ्तों या 60 साल तक न करे तो उसे जरा भी अपराधबोध का अनुभव नहीं होता। हम ये भूल जाते हैं कि तारीफ भी भोजन की ही तरह हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। जब महान अभिनेता अल्फ्रेड लुंट ने रियूनियन इन वियना मुख्य भूमिका निभाई तो उन्होंने कहा, मुझे जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत है वह है अपने आत्मसम्मान के लिए पोषण। हम अपने बच्चों, दोस्तों और कर्मचारियों के शरीर को पोषण देते हैं, परंतु हम उनके आत्मसम्मान को कितना कम पोषण देते हैं। हम उन्हें ऊर्जा के लिए बीफ और आलू उपलब्ध करवाते हैं, परंतु हम उन्हें प्रशंसा के दयालुतापूर्ण शब्द देना भूल जाते हैं जो सालों उनकी यादों में सुबह के सितारों के संगीत की तरह गूंजेंगे। तक पॉल हार्वे ने अपने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी में बताया कि किस तरह सच्ची प्रशंसा किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने एक घटना सुनाई। कई साल पहले डिट्रॉइट की एक टीचर ने स्टीवी मॉरिस से कहा कि वह क्लासरूम में गुम हो गए चूहे को खोजने में उसकी मदद करे। आप इस बात पर गौर करें, उसने इस बात की प्रशंसा की कि प्रकृति ने भले ही स्टीवी को आंखें नहीं दी थी, परंतु इसके बदले में स्टीवी को सुनने की शक्ति प्रदान की थी। स्टीवी में ऐसा कुछ था जो उस क्लास अद्भुत में किसी और के पास नहीं था, परंतु दरअसल ये पहली बार था
जब किसी ने उसकी सुनने की शक्ति के लिए स्टेवी की तारीफ की थी। अब सालों बाद स्टेवी मानते हैं कि यह प्रशंसा एक नए जीवन की शुरुआत थी। उस घटना के बाद उन्होंने अपनी सुनने की कला को विकसित किया और स्टेवी वंडर के स्टेज नाम को अपनाकर वे 70 के दशक के महान पॉप सिंगर और गीतकार बन गए। कई पाठक इन शब्दों को पढ़ते समय ये सोच रहे होंगे, अच्छा, चापलूसी, मक्खन पॉलिश, मैंने इनका इस्तेमाल करके देखा है। समझदार लोगों के सामने ये तरीके काम नहीं आते। सही बात है, चापलूसी समझदार लोगों के सामने सफल नहीं होती। यह उथली, स्वार्थी और झूठी होती है। इसे असफल होना ही चाहिए और यह असफल होती भी है। वैसे कई लोग तो तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि वे चापलूसी को भी तारीफ समझकर उसे निगल लेते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह भूख से मरता आदमी घास और कीड़े मकोड़े तक खा लेता है। महारानी विक्टोरिया को भी चापलूसी पसंद थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राएली ने यह स्वीकार किया कि वे महारानी के से मक्खन लगाया करते थे, परंतु डिज़राएली ब्रिटेन के सबसे सुसंस्कृत योग्य चापलूसी किया करते थे। उनके शब्दों में वे बड़ी चम्मच और चतुर व्यक्तियों में से एक थे। वे इस कला में जीनियस थे। जो चीज उनके लिए काम कर गई, जरूरी नहीं कि वह आपके और मेरे लिए भी काम कर जाए। लंबे समय में चापलूसी से आपको, अगर आप इसे असली सिक्के की तरह बाजार में चलाने की कोशिश करेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फर्क है? इसका जवाब बहुत आसान है। एक सच्ची होती है और दूसरी झूठी। एक दिल से निकलती है, दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ होती है, दूसरी स्वार्थपूर्ण। एक की हर जगह सराहना होती है, दूसरी की हर जगह निंदा। मैंने मेक्सिको सिटी के चापुल्टेपेक पैलेस में हाल ही में मैक्सिकन हीरो जनरल अल्वारो ऑब्रेगॉन की मूर्ति देखी। उस मूर्ति के नीचे जनरल ऑब्रेगॉन की फिलॉसफी के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द लिखे थे, अपने पर हमला करने वाले दुश्मनों से मत डरो, बल्कि उन दोस्तों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हो। नहीं, 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 मैं आपको चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल अलग ही बात कह रहा हूँ। मैं आपसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहा हूँ। मुझे दोहराने दें, मैं आपसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहा हूँ। सम्राट जॉर्ज पंचम ने बकिंघम पैलेस में अपनी स्टडी की दीवार पर 6 सूत्र वाक्य लगा रखे थे। इनमें से एक सूत्र वाक्य था, मुझे ये सिखाएं कि न तो मैं किसी की झूठी तारीफ करूं और न ही किसी की झूठी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहूं। यही चापलूसी का अर्थ है, झूठी तारीफ। मैंने एक बार चापलूसी की परिभाषा कहाँ पढ़ी थी जो दोहराने लायक है। चापलूसी सामने वाले को वही बताना है जो वह अपने बारे में सोचता है। आप चाहे जो भाषा इस्तेमाल कर लें, राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, आप हमेशा वही कह पाएंगे जो आप हैं। अगर हमें सिर्फ चापलूसी ही करनी हो तो सबकी चापलूसी करके हम बड़ी आसानी से मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ बन सकते। जब हम किसी निश्चित समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो अपने खाली समय में 95% वक्त हम खुद के बारे में ही सोचते हैं। अगर हम खुद के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दें और दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों के बारे में सोचने लगे तो हमें चापलूसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसे पहली ही नजर में अक्सर मुंह से निकलने से पहले ही पहचाना जा सकता है और जो बड़ी उथली और झूठी लगती है। आज की दुनिया में सच्ची तारीफ दुर्लभ हो गई है। न जाने ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छे नंबर लाने पर अपने पुत्र या पुत्री की प्रशंसा करना अक्सर भूल जाते हैं, या हम अपने बच्चों को उस समय प्रोत्साहित करने में असफल रहते हैं जब वे पहली बार अच्छा एक बनाने में सफल होते हैं या चिड़ियों के लिए घर बनाते हैं। बच्चों को अपने माता पिता की रुचि और प्रशंसा से जो आनंद मिलता है, उससे अधिक आनंद और किसी बात से नहीं मिलता। अगली बार जब आप अपने क्लब में अच्छे भोजन का आनंद ले तो रसोई तक ये संदेश जरूर भिजवाएं कि खाना अच्छा बना था और जब कोई थका हुआ सेल्समैन आपके प्रति बहुत अधिक
शिष्टाचार दिखाए तो इसका भी उल्लेख करना न भूलें। हर पादरी, हर भाषण देने वाला और हर सार्वजनिक वक्ता जानता है कि अगर श्रोताओं की भीड़ में से एक भी व्यक्ति ताली न बजाए या तारीफ न करे तो कितना बुरा लगता है और उत्साह कितना कम हो जाता है। प्रोफेशनल्स पर जो लागू होता है वह ऑफिस, दुकानों, फैक्ट्रियों के कर्मचारियों, हमारे परिवारों और दोस्तों पर दुगुना लागू होता है। अपने संबंधों में हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संगी साथी इंसान हैं और तारीफ के भूखे ही हैं। ये वह असली सिक्का है जिसे हर व्यक्ति पसंद करता है। अपनी हर दिन की यात्रा में कृतज्ञता की चिंगारियों, दोस्ताना पगडंडी छोड़ने की कोशिश करें। आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह इन चिंगारियों से दोस्ती की छोटी छोटी लौ प्रज्वलित हो जाएंगी जो आपकी अगली यात्रा में आपको गर्माहट देंगी। न्यू फेयरफील्ड, कनेक्टिकट की पमला डिनहैम की जिम्मेदारियों में से एक थी एक नए जेनिटर के सुपरविजन की, जिसका काम काफी खराब था। दूसरे कर्मचारी उसका मखौल उड़ाया करते थे और उसे बताया करते थे कि वह कितना घटिया काम कर रहा था। यह बहुत ही गलत बात थी। दुकान का बहुत सा कीमती वक्त बर्बाद हो रहा था। पेन ने इस कर्मचारी को प्रेरित करने के कई तरीके आजमाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि कभी कभार वह किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लेता था। पेन ने फैसला किया कि जब भी ऐसा मौका आएगा तो वह दूसरे लोगों के सामने उसकी तारीफ करेगी। ऐसा करने के बाद सबने देखा कि हर दिन उसके काम में सुधार होता गया और जल्दी ही वह अपना सारा काम अच्छे ढंग से करने लगा। अब सभी लोग उसका सम्मान करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। सच्ची प्रशंसा से सकारात्मक परिणाम मिले, जबकि आलोचना और मखौल से कुछ हाथ नहीं आया। लोगों को ठेस पहुंचाने से वे कभी नहीं बदलते, न ही इससे कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसा व्यवहार करना निरर्थक होता है। एक पुरानी कहावत है जिसे मैंने काट कर अपने शीशे पर चिपका लिया है, जहां मैं इसे हर रोज पढ़ लेता हूँ। मैं इस राह पर सिर्फ एक बार ही चलूंगा, इसलिए अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या किसी इंसान का कुछ भला कर सकता हूँ तो मैं ऐसा अभी कर दूँ। मैं इसे टालूंगा नहीं, नजरअंदाज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दोबारा इस राह पर नहीं लौटूंगा।